हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर आई थिंक 77 या 78 है, मुझे नंबरिंग उतना याद नहीं है। बट जो भी प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आज हम लगभग 125 क्वेश्चन को देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और टाइम का वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और इस पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि ये एल टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये गृह विज्ञान के प्रैक्टिस सेट है। इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न विभिन्न संस्थाएं करती हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब मुझे इतना याद नहीं कि किस एग्जाम में पूछा गया, बट मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो देखा है। ये किसी न किसी एग्जाम में आई थिंक पूछा गया, शायद एलटी में ही पूछा गया है। तो उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं। घास के मैदान, खेलने के मैदान, पार्क या फिर इनमें से सभी। तो क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही। उद्यानों के अतिरिक्त उद्यानों के अतिरिक्त किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण संस्थाएं करती हैं। तो घास के मैदान का, खेल के मैदान का और पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो आलसी और निष्क्रिय, क्रियाशील एवं स्वस्थ, आलसी एवं स्वस्थ, निष्क्रिय एवं स्वस्थ। जहां जहां निष्क्रिय लगा होगा उस ऑप्शन को पहले हम कट कर देंगे, टिक। अब यहाँ पे आलसी लगा हुआ है तो इसे भी कट करेंगे, ऑप्शन बी सही बचा। अगर हम स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये हमें क्रियाशील बनाता है और स्वस्थ बनाता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि व्यायाम करने से हम कैसे बनते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया सेम ही रहता है, बट जो ऊपर की लाइनिंग रहती है वो थोड़ी चेंजिंग रहती है। तो सेम वही है, क्रियाशील एवं स्वस्थ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि आकस्मिक घटना के समय जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है वो कब दी जाती है। तो दीर्घकालीन, निरुद्देश्य, तत्काल या फिर अल्पकालीन। तो दीर्घकालीन और निरुद्देश्य तो यूं ही नहीं होगा, ये कट जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके आंसर हो जाएगा जो आकस्मिक घटना होती है, जो कि सडनली, अगर हमें पता नहीं सडनली हमारे हाथ कट गए तो उस समय जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है क्या, तो तत्काल दी जाती है। क्यों? मान लीजिए हाथ कटे हैं, उसको अगर तुरंत बैंडेज पट्टी नहीं लगाएं तो ब्लडिंग ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए तत्काल सेवाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति जिसके कपड़े में आग पकड़ ली हो, उसकी अगर मदद के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि किसी व्यक्ति के अगर कपड़े में आग लगी हो तो उसकी मदद के लिए हमें उसमें क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो जल के द्वारा आग को बुझाना, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना, कि उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या कोट को ले जाना, एवं आहत को नहीं लुढ़काना। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक व्यक्ति है जिसके कपड़ों में आग पकड़ी हुई हो तो उसकी मदद के लिए हमें ये सारे कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो इसमें से मेन इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना। अगर हम उससे दौड़ाते हैं तो ऑक्सीजन के लेवल जितने ज़्यादा हाई होंगे वो उतनी ही ज़्यादा जो आग के लपटें वो बढ़ती जाएंगी, इसलिए हमें उसे चारों ओर तरफ नहीं दौड़ाना चाहिए। ज़्यादातर हमें कोशिश करना चाहिए कि कंबल, कालीन या फिर कोट के थ्रू उसे जल्द से लपेटना चाहिए ताकि उसे ऑक्सीजन के लेवल कम हो और उसके जो आग पकड़ी हुई है वो बुझ जाए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी आंकड़ा का करती हैं, सांख्यिकी आंकड़े करती हैं क्या? संकलन करती हैं, वर्गीकरण करती हैं, सारणीयन करती हैं, या फिर इनमें से सभी। सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग हम किस में करते हैं? क्वेश्चन नंबर है 6 और 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही सांख्यिकी आंकड़ों का हम संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रायोगिक परियोजना में किस शोध अभिकल्प का उपयोग किया जाता है। शोध अभिकल्प का मतलब हुआ इंग्लिश में रिसर्च डिजाइन।
तो प्रायोगिक परियोजना में किस शोध अभिकल्प का उपयोग किया जाता है? तो वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, प्रायोगिक या फिर सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायोगिक परियोजना में किस शोध विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, प्रायोगिक का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डैश पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है? तो ऑप्शन ए है चतुर्थ, ऑप्शन बी है पांचवी, ऑप्शन सी है छठवीं एंड ऑप्शन डी है सातवीं। तो यहाँ पे क्या होगा, किस पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है? तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पांचवी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि ट्राइसेम का उद्देश्य है कि स्थिति में सुधार लाना। किसकी स्थिति में सुधार लाना? तो बेरोजगार व्यक्तियों की, आदिवासियों के लिए, झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए या फिर ग्रामीण युवकों के लिए। क्वेश्चन नंबर है 9 और क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा कि ट्राइसेम का उद्देश्य क्या है? तो ट्राइसेम का उद्देश्य है कि जो ग्रामीण युवक हैं उनकी स्थिति में सुधार लाना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर है 10। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम जो कोहरा है उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कि स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरे के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारक है। तो किसके कारक है? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या फिर ध्वनि प्रदूषण के। तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किसके कारक है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण के। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को देख के ही आंसर आ जाना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारक है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार जो दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या किससे कम होनी चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 20x20, 20x40, 20x100 या फिर 20x200। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का आंसर क्या होगा कि अगर किसी अंधेपन के अगर विधिवत परिभाषा के अनुसार जो दृष्टि न्यूनता है वो कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 20x20। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि श्वेत कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। तो श्वेत कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना, ऊर्जा देना या फिर कोई नहीं। तो जो श्वेत कोशिकाएं हैं इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका कार्य शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना। जी ठीक बा। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 पे थे। श्वेत कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के सूक्ष्म जीवों को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली जो ऊर्जा है क्या कहलाती है?
तो स्नायु ऊतक, ऐच्छिक या फिर पेशी या फिर उपकला। तो मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा स्नायु ऊतक। मस्तिष्क तथा रीढ़ की जो रज्जु है उसमें पाई जाने वाली जो ऊर्जा है उसे स्नायु ऊतक कहते हैं। ऑप्शन इस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या पाई जाती है। तो एक वयस्क मनुष्य, उसके शरीर में WBC की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 6000 से 10,000, 5000 से 10,000, 3000 से 5000 या फिर 7000 से 8000। तो जो एक वयस्क मनुष्य है उसके शरीर में WBC की जो संख्या है वो लगभग 5000 से 10,000 पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की कमी के कारण जो शरीर की वृद्धि है वो रुक जाती है तथा व्यक्ति नाटा रह जाता है? तो ऑप्शन ए है थायरोट्रोपिक हार्मोन, ऑप्शन बी है सोमोट्रोपिक हार्मोन, ऑप्शन सी है एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन एंड ऑप्शन डी है लुइटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर है 16 और 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किस हार्मोन की कमी के कारण जो शरीर की वृद्धि है वो रुक जाती है और व्यक्ति नाटा रह जाता है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सोमोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? तो काइम, विली, रस या फिर पेप्सिन। जो आंशिक रूप से पचा भोजन है ये क्या कहलाता है? तो आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को हम काइम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी कारण से फेफड़े तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो उस स्थिति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो एस्फिक्सिया, लकवा, बेरीबेरी या फिर एनीमिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब किसी कारण से फेफड़े तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को ऑप्शन नंबर ए एस्फिक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? तो 8, 10, 12 या फिर 16। क्वेश्चन है कि मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित रहती हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 8। मनुष्य के क्रेनियम में 8 हड्डियां उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता क्या कहलाती है? तो पट्टा, मसल टोन, अल्ना टोन या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 20 के आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है स्वस्थ शरीर में जो पेशियां हैं, पेशियों से आप ऑलरेडी आंसर टिक कर सकते हैं। तो पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। तो इसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी मसल टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? माइक्रोकोंडिया को, राइबोसोम को, सेंट्रोसोम को या फिर लाइसोसोम को। तो किसे कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाइसोसोम। और ऊर्जा घर के नाम से किसे जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्यान से जो सुनने की क्रियाओं का सही क्रम है वो क्या है? नीचे कूट दिया हुआ है, हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ग्रहण करना, फिर आएगा समझना, फिर आएगा याद रखना, उसके बाद से आ जाएगा प्रतिक्रिया करना और लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो इसी से हमारे ये 2 ऑप्शन तो निश्चय कट जाते हैं क्योंकि मूल्यांकन करना लास्ट में 2 ही ऑप्शन में दे रखा है। और सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करेंगे तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ग्रहण करना। सबसे पहले ग्रहण करेंगे,
फिर उसके बाद उस बात को समझेंगे, फिर समझने के बाद उसे याद रखेंगे, और याद रखने के बाद प्रतिक्रिया करेंगे, और प्रतिक्रिया करने के बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूइंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है। तो कूइंग और बलबलाना वाणी विकास की कौन सी अवस्था है? तो प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, तृतीय अवस्था है, मध्य अवस्था है, या फिर अंतिम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर है 23 के आंसर क्या होगा कि क्वीइंग और बलबलाना जो वाणी विकास की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगी? तो ये आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी, मध्य अवस्था के अंतर्गत। क्वीइंग और बलबलाना मध्य विकास की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है या है? तो शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालय बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है, और बचपन के अंतिम समय में देखी जाती है। तो असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है। तो इसके आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। तो जाति, भाषा, खेल या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक विभाग से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जाति। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ मात्रा जो है कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध के जैसा हो जाएगी। तो बकरी की, याक की, भैंस की या फिर गाय की? तो किसके दूध में अगर हम थोड़ी चीनी डालते हैं और थोड़ा वसा निकाल लेते हैं तो वो माँ के दूध के जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी। जो बकरी के दूध होता है अगर हम उसमें थोड़ी चीनी डाल देते हैं और थोड़ा वसा निकाल लेते हैं तो वो माँ के दूध के समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिमाण के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है सक्रिय, ऑप्शन सी है निष्क्रिय, एंड ऑप्शन डी है अधिग्रहित। तो क्वेश्चन नंबर है 27 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिग्रहित रोग प्रतिरोधकता जिसमें कि एक टीका दिए जाने के कारण संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें डैश बहुतायत में होता है। तो कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें डैश बहुतायत में होता है। तो ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रतिजीवी, ऑप्शन सी खनिज, एंड ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजीव। जो कोलेस्ट्रॉम है, कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्रतिजीव बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। और हम कोलेस्ट्रॉम किसे बोलते हैं? तो जो माँ के स्तन से पहला पीला गाढ़ा दूध निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और फ़ायदेमंद होता है। वो उन्हें रोग से रक्षा करता है, बहुत से उन्हें रक्षात्मक तत्वों का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतिजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिलाओं में किसकी कमी होती है? तो ऊर्जा की, प्रोटीन की, कैल्शियम की या फिर आयरन की? तो ये जो पाइका है, पाइका खाने की जो इच्छा करता है, ये पाइका ये हो गया कि जब इन लेडीज़ लोग गर्भवती होती हैं तो उन्हें कुछ कुछ खाने का मन करता है। ये कुछ कुछ क्या होता है ना, वो खाने वाले फूड नहीं होते, वो ऐसे फूड होते हैं जो हम नॉर्मली नहीं खाते, जैसे कि मिट्टी का घड़ा, दिया, मिट्टी, ये सब टाइप की जो चीज़ें होती है उसे खाने की जो इच्छा होती है इसे ही हम पाइका बोलते हैं। और ये तब गर्भवती महिलाओं को होती है जब उन्हें आयरन की कमी हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि आयरन की जब कमी होती है ना गर्भवती महिलाओं को तो उन्हें पाइका खाने की इच्छा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। तो शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। ये क्वेश्चन आई थिंक टीजीटी 2021 में आया हुआ है। तो प्राइवेट बाल चिकित्सा घर पर माँ में शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो शिशु या फिर बालक है, अगर उसके हम सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए प्रयास करना चाहिए, तो क्या, तो वो है जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करवा देनी चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कितने माह तक कोशिकाओं को भ्रूण कहा जाता है। तो 2 माह, 3 माह या फिर 4 माह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 माह। 2 माह तक जो कोशिका है उसके विकास को भ्रूण कहा जाता है। गर्भावस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि अस्मिनिड में शुक्राणु में परिवर्तन की क्रिया डैश कहलाती है। तो ऑप्शन ए है शुक्रोत्सर्जन, ऑप्शन बी है शुक्राणु, ऑप्शन बी है अस्पर्मिएशन एंड ऑप्शन डी है अस्पर्मियोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर है 32 और 32 का आंसर क्या होगा। अस्पर्मेटिड में शुक्राणुओं में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अस्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि सेंसरी मोटर की अवस्था होती है। तो 0 से 2 माह, 0 से 3 माह, 0 से 1 साल, या फिर 0 से 2 साल। तो क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 का आंसर क्या होगा। जो सेंसरी मोटर की अवस्था है उसे कितना माना गया है। तो इसे ऑप्शन नंबर डी 0 से 2 साल माना गया है। 0 से 2 साल सेंसरी मोटर की अवस्था 0 से 2 साल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है। तो कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, एरिक्सन, या फिर पावलोव। तो क्वेश्चन नंबर है 34। 34 का आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो फ्रायड, वाटसन, लेजारस, या फिर कार्ल जूंग। तो किन्होंने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड। फ्रायड ने समायोजन पे प्रतिपादन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है